आज अगस्त 2025 है। आप और हम अपने अपने दुनिया में व्यस्त हैं। दफ्तर से घर, घर से दफ्तर। लेकिन चलिए आज थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 2300 साल पीछे। भारत ऐसे नहीं था जैसे हम नक्शा पर दिखते हैं। छोटे छोटे राज्य में बंटा हुआ था। कहीं कोई राजा, कहीं कोई गणराज्य, एकता का कोई बात नहीं थी। हर कोई छोटे से टुकड़े कोई अपनी दुनिया समझता था। उत्तरी दक्षिणी दिशाओं से विदेशी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। देश के भीतर मगध में नंद वंश का शासन था, जिसके राजा घनानंद को अपनी शक्ति और धन का बहुत घमंड था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी, पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। सब कुछ बिखरा हुआ और अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो हमेशा हमें चौंकाता है। कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से। एक थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तक्षशिला के एक महान आचार्य, और दूसरा था एक बालक चंद्रगुप्त, एक सामान्य परिवार में जन्मा। नियति ने इन दोनों को मिलाया। कहते हैं चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को बच्चों के साथ खेलते देखा और हैरान रह गए। चंद्रगुप्त राजा बनकर खेल रहा था, न्याय और आत्मविश्वास से फैसले ले रहा था। चाणक्य ने देखा, यह असाधारण प्रतिभा है। मगध के राजा घनानंद ने भरी सभा में उनका अपमान किया। चाणक्य अपमान की आग में जल रहे थे। उसी दिन चाणक्य ने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का समूल नाश न हो, छोटी नहीं बांधेंगे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान को जमीन पर उतार सके। वह व्यक्ति चंद्रगुप्त निकला। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति सिखाई। वह योद्धा और कुशल शासक बना। नींव, चरित्र, ज्ञान, पराक्रम। चाणक्य बातें नहीं, काम करते थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त के मन में अखंड भारत का सपना बोया। यह सपना एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। यह गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी थी। यही सपना उनकी प्रेरणा था, एक ऐसा भारत जहां प्रजा सुखी और एकजुट हो। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब समय था चाणक्य की प्रतिज्ञा को पूरा करने का। सीधे पाटलिपुत्र पर हमला करना आत्महत्या जैसा था। चाणक्य ने इसलिए सीमा आक्रमण की रणनीति चुनी। कहते हैं कि उन्होंने एक मां को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना और उस संदेश से रणनीति मिल गई, साम्राज्य को किनारों से जीतना होगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब, सिंध के इलाकों को जीतकर स्थानीय राजाओं और कबीलों को अपने साथ मिलाया। चाणक्य की कूटनीति काम कर रही थी। लोगों में एकता और राष्ट्रभाव जगाया गया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ी और एक एक करके सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा किया गया। फिर वह दिन आया जब पाटलिपुत्र घेर लिया गया। भयंकर युद्ध हुआ और घनानंद मारा गया। नंद वंश का अंत। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और शिखा बांध ली। यह अहंकार पर संकल्प की जीत थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह एक नए युग का आरंभ था। पहली बार भारत ने राजनीतिक एकता देखी। साथ ही यह दर्शाता है कि यहां कुशल प्रशासक और महान योद्धा दोनों मौजूद थे। सिंहासन पर बैठना एक बात है और एक विशाल साम्राज्य को चलाना बिल्कुल दूसरी बात। चाणक्य की अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांत लिखे थे। अब उन्हें जमीन पर उतारना था। कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय प्रणाली, नगर नियोजन और प्रांतों में विभाजन। हर प्रांत में राज्यपाल, जिले और गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। कर वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी थी। केंद्र में मंत्रिपरिषद, सलाह ली जाती, पर अंतिम निर्णय राजा का। मौर्य साम्राज्य की ताकत, सुसंगठित सेना और कुशल गुप्तचर व्यवस्था। पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी। इसी व्यवस्था से विद्रोह पनपने से पहले कुचल दिए जाते और प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहती। नहरें, तालाब, सड़कें जन कल्याण शासन का लक्ष्य था। उत्तरापद जैसी परियोजनाएं व्यावहारिक साबित हुईं। मौर्य प्रशासन का मॉडल आने वाली सदियों तक मार्गदर्शक बना। मजबूत प्रशासन के बाद चंद्रगुप्त ने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक उनका प्रभाव फैला। जहां सेना जाती, विजय का परचम लहराती, कूटनीति और रणनीति साथ साथ चली। एक महत्वपूर्ण घटना, सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण, जिसका सामना चंद्रगुप्त ने अपनी सेना से किया। पराजय के बाद सेल्यूकस ने बड़े क्षेत्रों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया। हिंदू कुश तक नियंत्रण स्थापित हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए और राजनैतिक बंधन मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी हुआ।
मेगस्थनीज जैसे विदेशी राजदूतों ने पाटलिपुत्र की भव्यता देखी और अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया। मीना की इस रिपोर्ट ने मौर्य प्रशासन की कुशलता और समाज की समृद्धि का प्रमाण दिया। 24 साल के शासन में चंद्रगुप्त ने ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिनका नाम इतिहास में सबसे ज्यादा सम्मान से लिया जाता है। अशोक ने कई लड़ाइयां लड़ी और लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बने। यह दृश्य अशोक के लिए परिवर्तनकारी रहा। उनके मन में गहरा पश्चाताप जागा। अपनी जीत में उन्हें जीत नहीं लगी। कलिंग की तबाही ने अशोक को एक नई राह दिखाई, बौद्ध धर्म की। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से संपर्क किया और धम्म का प्रचार शुरू करवाया। धम्म महामात्र नियुक्त किए गए। उन्होंने पत्थरों पर अपने आदेश खुदवाए, अशोक के शिलालेख, ताकि आम लोग भी पढ़ सकें। शिकार और बलि बंद हुई, चिकित्सालय बने, पेड़ लगाए, कुएं खुदवाए, जनकल्याण शासन का आधार बना। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए। राजदूत मध्य एशिया, मिस्र, यूनान भेजे गए। बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अशोक ने जीत की जगह करुणा और अहिंसा को अपनाया। विजेता सम्राट से संत सम्राट तक की यात्रा। हर चीज जिसका उदय होता है उसका पतन भी निश्चित है। अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। जो शासक आए वे उतने सक्षम नहीं रहे। दूसरा कारण, साम्राज्य का विशाल आकार, संचार और परिवहन सीमित थे। दूरदराज इलाकों पर नियंत्रण कठिन हुआ। केंद्र कमजोर हुआ तो प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की अहिंसा नीति ने सेना को कमजोर किया। सैन्य तैयारी घट गई। जब उत्तर पश्चिम से विदेशी हमले हुए तो कमजोर मौर्य सेना उनका प्रभावी सामना नहीं कर सकी। आखिरी कारण, अंतिम सम्राट बृहद्रथ की अपनी सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या। शुंग वंश की स्थापना। जिस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त और चाणक्य ने रखी थी वह अपने ही भीतर विभाजित हो गया। महानता बनाए रखना हासिल करने से ज्यादा मुश्किल है। पतन सिखाता है निरंतर सतर्कता और सक्षम उत्तराधिकार जरूरी हैं। मौर्य साम्राज्य भले ही अतीत बन गया हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। मौर्यों ने पहली बार भारत को एक राजनीतिक पहचान दी। अखंड भारत के विचार की पहली झलक। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और लोक प्रशासन के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सुसंगठित नौकरशाही और कर प्रणाली की नींव। अशोक के स्तंभ और अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय प्रतीक बने। वे हमें धर्म और प्रगति की याद दिलाते हैं। यह हमें चंद्रगुप्त के साहस, चाणक्य की बुद्धि और अशोक की करुणा से सीखने को कहता है। असली जीत दिलों में है। मौर्यकाल की कहानियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि जब इरादे नेक हों, इतिहास की धारा बदली जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास की अगली कहानी के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।